बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू CSC 322 ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, वो था कि फ़ाइल एलोकेशन कैसे होती है। जो फाइल सिस्टम है वो फाइल्स एलोकेशन कैसे करता है। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह की फ़ाइल एलोकेशन की टेक्निक्स हैं। एक कंटिगुअस एलोकेशन है और दूसरी नॉन कंटिगुअस एलोकेशन है। तो कंटिगुअस एलोकेशन का मैंने आपको बताया था कि आपके पास होता क्या है कि हार्ड डिस्क इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में आप तकसीम कर देते हैं उसको। हर एक ब्लॉक का कोई साइज़ होता है, लेट्स से कि 512 बाइट्स। ये 512 मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ भी है, मतलब मोस्टली फाइल सिस्टम 512 बाइट्स के ब्लॉक ही यूज़ करते हैं। और उसके बाद कोई भी आपकी फ़ाइल है उसको भी आप इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में तकसीम कर देते हैं। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं फाइल के, इनको आप लॉजिकल ब्लॉक कहते हैं। और ये जो आपके हार्ड डिस्क की आप पार्टीशंस करके ब्लॉक्स बना देते हैं, इनको आप फिज़िकल ब्लॉक्स कहते हैं। और इनके नंबर क्या होंगे, मतलब जो फिज़िकल ब्लॉक है इसका नंबर होगा 0 1 2, और ये अप टू करते 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 ये जितने भी ब्लॉक बनेंगे n-1 और n-2, ये इतने ब्लॉक होंगे। ये मिलियन ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, ये एक दो ब्लॉक नहीं होते। ये तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अज्यूम कर लें कि ये हमारे पास 9 ब्लॉक बने हुए हैं इसमें। और लॉजिकल ब्लॉक, हर एक फाइल जो है ना वो भी सेम साइज़ की पार्टीशन उसमें की जाती हैं। जिस तरह ये 512 बाइट की अगर फिजिकल ब्लॉक्स हैं, तो जो लॉजिकल ब्लॉक बनेगा वो भी 512 बाइट का ही बनेगा। और ये यहाँ पे लॉजिकल ब्लॉक्स कितने हो गए, 0 1 2, मतलब टोटल 3 ब्लॉक्स हो गए। अब इन 3 ब्लॉक्स को, इस फाइल को आपने हार्ड डिस्क में स्टोर करना है। तो इसको स्टोर करने से क्या मुराद है कि ये जो 3 ब्लॉक्स हैं आपके फाइल के, इनको आपने जो हार्ड डिस्क के अंदर स्पेयर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं उनके अंदर प्लेस कर देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या हम कंटिगुअस या एक तरतीब से इनको प्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो यस, आप कर सकते हैं। मतलब कंटिगुअस एलोकेशन में होगा क्या कि ये तीनों ब्लॉक्स कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन या कंजेक्टिव ब्लॉक्स में आएंगे। यानी कि अगर आपका ये लॉजिकल ब्लॉक ज़ीरो था तो यहाँ पे लॉजिकल ब्लॉक ज़ीरो आ गया, यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टू आ गया। मतलब ये जो कंजेक्टिव लोकेशन हैं इसके ऊपर आपने डाटा को स्टोर करवा दिया। और ये एग्जैक्टली सेम वैसे ही है जिस तरह हमने मेमोरी मैनेजमेंट में देखा था कि कंटिग्यूस एलोकेशन क्या होती है। और वहाँ पे भी हमने देखा था कि प्रोसेस के जो हम पेजेस बनाते हैं, पेजेस अगर कंजेक्टिव फ्रेम्स के अंदर आ रहे हों तो फिर आप कहते हैं ये कंटिग्यूस एलोकेशन है। तो अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देखे थे। इसके एडवांटेजेस में ये है कि ये इसको एक्सेस करना आसान है। मतलब सारे ब्लॉक्स एक तरतीब से पड़े हुए होते हैं, तो आपकी एक्सेस जो है ना वो फास्ट होती है। ये इसका एडवांटेज है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं आपको, कि सबसे पहले तो आपको कहीं भी फाइल को स्टोर करने से पहले आपको उसका साइज़ पता होना चाहिए कि कितने साइज़ में या कितने ब्लॉक्स इस फाइल के होंगे। दूसरी बात यह है कि वो उतने ब्लॉक्स कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस के अवेलेबल भी होने चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया एक ब्लॉक ये एम्प्टी था, एक ये एम्प्टी था और एक ये वाला एम्प्टी था, तो अगर आप कंटिग्यूअस एलोकेशन कर रहे हैं तो अब ब्लॉक तो 3 अवेलेबल थे आपके पास, लेकिन आप इसको कर नहीं सकते क्योंकि बाकी ब्लॉक किसी और प्रोसेस ने या किसी और फाइल ने ऑक्यूपाई किए हुए थे। तो इस वजह से कंटिग्यूअस एलोकेशन का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। कि जब भी आप कोई फाइल डिलीट करेंगे वो आपके पास ब्लॉक्स फ्री हो जाएंगे। एग्जैक्टली उतने ही ब्लॉक्स की कोई नई फाइल आएगी तो वो तो आप स्टोर कर लेंगे, उससे कम वाली आएगी वो भी स्टोर कर लेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वाली आ गई तो अगर रैंडमली सारे ब्लॉक्स मिला के भी उससे ज़्यादा बन रहे हो, फाइल के साइज़ से बड़े या जो फाइल की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बन रहे हो, स्टिल आप उस फाइल को स्टोर नहीं कर सकते। ये कंटिग्यूअस का डिसएडवांटेज था। तो इस अप्रोच को ख़त्म करने के लिए या इन डिसएडवांटेजेस को ख़त्म करने के लिए आपके पास नॉन कंटिग्यूअस आई थी टेक्निक। और नॉन कंटिग्यूअस में जो सबसे पहले आपके पास आई थी वो थी लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आप इसको कह लें। उसमें क्या था आपके पास कि जितने भी ब्लॉक्स थे आपके हार्ड डिस्क के, जितने भी ब्लॉक हैं, सेम वही बाकी बातें तो वही हैं कि इनका साइज़ इक्वल होगा। 512 बाइट्स के अगर ब्लॉक हैं तो सारे के सारे 512 बाइट्स के होंगे। नंबरिंग भी इनकी फिजिकल नंबर इसी तरह से होंगे। ठीक हो क्या। लेकिन इसमें यह है कि हर ब्लॉक के अंदर आप एक
स्पेस रखते हैं जिसे आप कहते हैं पॉइंटर। और जब भी कोई ब्लॉक आप किसी प्रोसेस फाइल को एलोकेट करते हैं, तो अगर उसके बाद यानी अगर ये एक फाइल थी हमारे पास जिसमें 3 ब्लॉक थे, 0, 1 और 2, तो अगर पहला ब्लॉक आपने असाइन कर दिया 0 को, ठीक है, ये नॉन कंटिगुअस है, मतलब आप ये ब्लॉक्स आपके किसी भी जगह पे जा सकते हैं। तो पहला 0 पे आ गया, लेकिन अब जो इसके दूसरा ब्लॉक अगर यहाँ पे आ गया है, ब्लॉक नंबर ये हो गया 4, ब्लॉक नंबर 5 में आ गया ये दूसरा ब्लॉक अगर इसका, तो इस ब्लॉक नंबर 5 का एड्रेस आपने इस पॉइंटर में स्टोर करना है। यानी कि जिस टाइम पे ये पहला ब्लॉक एंड होगा तो ये दूसरे ब्लॉक का एड्रेस आपको बता देगा। दूसरा ब्लॉक जब एंड होगा तो वो तीसरे ब्लॉक का एड्रेस, जिसके अंदर ये तीसरा आपने फ्रेम स्टोर करवाया है या लॉजिकल ब्लॉक स्टोर किया होगा, उसका एड्रेस बता देगा। और जो आखिरी ब्लॉक होगा उसमें ये एड्रेस नल होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मज़ीद इस फाइल का और कोई ब्लॉक नहीं है। तो ये आपके पास बेसिकली लिंक लिस्ट बन रही होती है कि आपके पास लिंक लिस्ट में सेम यही चीज़ होती है कि जितने भी नोड्स होते हैं उनके अंदर आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक डाटा होता है और एक नेक्स्ट का एड्रेस होता है। तो सेम आप ये जितने भी ब्लॉक्स हैं आपने इनको इसी तरह से किया होता है कि नेक्स्ट के अंदर आपका दूसरे ब्लॉक का डाटा होगा और दूसरे ब्लॉक का एड्रेस होगा, और फिर जो नेक्स्ट होगा उसमें जो इसका नेक्स्ट ब्लॉक था उसका उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे डाटा और यहाँ पे नेक्स्ट। तो अगर नेक्स्ट लास्ट वाले ब्लॉक में नल हो गया नेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि ये आखिरी ब्लॉक था। तो ये इस वजह से इसको लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ख़त्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि आपको ब्लॉक जहाँ पे भी अवेलेबल मिल गया आपने वहाँ पे इसको स्टोर करवा दिया। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि स्लो एक्सेस है, स्लो रैंडम एक्सेस, अगर मैं इसे कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। रैंडम एक्सेस से मुराद कि अगर आपने कोई ऐसा बाइट पढ़ना है कि जो ब्लॉक नंबर 2 में मौजूद है, तो क्या आप डायरेक्टली इस ब्लॉक नंबर 2 को एक्सेस कर सकते हैं? तो आप इसको एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसको एक्सेस करने के लिए आपको पहले 0 को एक्सेस करना होगा, फिर 1 को, फिर वहाँ से 1 से आपको 2 का एड्रेस मिलेगा और वहाँ पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये तो 3 ब्लॉक हैं। अगर आप खुद सोचेंगे इसके अंदर आपके पास 1 मिलियन ब्लॉक्स होते हैं एक फाइल के अंदर, 512 बाइट्स, मतलब बड़ी फाइल है, जीबीज में फाइल है और मिलियंस में इसके ब्लॉक्स हैं। तो अब अगर इसमें से आपने किसी मिलियंस ब्लॉक को एक्सेस करना होता तो आपको 0 से लेके वहाँ तक के तमाम ब्लॉक को ट्रेवर्स करके जाना पड़ता और इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाना था। ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये स्लो एक्सेस है इसकी। और आपको एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये हार्ड डिस्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ब्लॉक नंबर 2 को एक्सेस करना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सबसे पहले ब्लॉक नंबर 0 को उठा के रैम में लेके आऊँगा, लोड करूँगा, फिर यहाँ से मुझे एड्रेस मिलेगा, फिर मैं ब्लॉक नंबर 1 को उठा के रैम में लेके आऊँगा, फिर मुझे 1 से एड्रेस मिलेगा, फिर मैं वहाँ से ब्लॉक नंबर 2 को लेके आऊँगा रैम के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो है, इसमें डाटा भी आपको बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है हार्ड डिस्क से रैम में, और आपको ये भी पता है कि हार्ड डिस्क रैम के मुकाबले में बहुत ही स्लो होती है। तो इस सारे प्रोसेस में आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाना है सिर्फ और सिर्फ एक्सेस के अंदर। अच्छा, अब ये जो डिसएडवांटेज था लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन का, इसको ओवरकम करने के लिए आपके पास आ गई फैट एलोकेशन। ठीक है, फैट से मुराद क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। ये भी आपके पास नॉन कंटिगुअस मेमोरी एक्सेस की है या नॉन कंटिगुअस एक्सेस का तरीका ही है। अब फाइल एलोकेशन टेबल में क्या होता है कि आपके पास जितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, मतलब इसको आपने n नंबर ऑफ ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4 और अप टू करते करते n, n-1, n-2, n-3, ये मतलब सारे के सारे आपकी हार्ड डिस्क की आपने पार्टीशंस की हुई हैं या हार्ड डिस्क को आपने इक्वल साइज़ के ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फैट एलोकेशन टेबल क्या करता है, या फाइल एलोकेशन टेबल जो है, ये आपका एक पूरा टेबल मेंटेन करता है अपने पास।
ठीक है। और इस टेबल में क्या है कि इसके अंदर एग्जैक्टली उतनी एंट्रीज होती हैं जितने आपके डिस्क ब्लॉक्स हैं, 0 1 2 3 से लेके ये सेम इसी तरह n n-1 n-2 एग्जैक्टली उतनी एंट्री होंगी जितने आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर ब्लॉक्स हैं। अब अगर आपने एक फाइल स्टोर की जिसका नाम था F1 और इसके ब्लॉक से 0 1 2, तो अगर आपने यहाँ पे F1-0 स्टोर कर दिया, F1-1 स्टोर कर दिया, F1-2 स्टोर कर दिया, ये तीनों ब्लॉक्स आपने 3 डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर कर दिए, तो ये टेबल क्या करेगा, ये जैसे ही आपने इस ब्लॉक के अंदर एक फाइल को स्टोर करने की कोशिश की या उसका डाटा स्टोर करने की कोशिश की, तो ये अपने पास यहाँ पे एक एंट्री मेंटेन कर लेगा कि इसके अंदर कौन सा एड्रेस पड़ा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है वो कौन सा है, और नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस कौन सा है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर का, और ये ब्लॉक कौन सा बन रहा है 6 नंबर, यानी यहाँ पे कहीं 6 नंबर ब्लॉक में वो डाटा क्या स्टोर कर लेगा 13, कि जब भी आप 6 नंबर ब्लॉक को एक्सेस करेंगे तो 13 नंबर ब्लॉक के ऊपर वो जंप करवा देगा आपको कि भाई नेक्स्ट जो आपका जो भी आपका ब्लॉक है वो 13 नंबर में पड़ा हुआ है। अब जिस टाइम पे आप 13 नंबर पे आएंगे, ठीक है, तो 13 नंबर पे क्या होगा कि यहाँ पे n-4 वाला एड्रेस स्टोर हुआ होगा, n-4 वाले ब्लॉक पे जंप कर जाएगा, और n-4 पे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपके पास नल स्टोर हुआ होगा, यानी कि ये आखिरी है। तो ये जो सबसे पहला इसका एड्रेस होगा फाइल का, मतलब कि ये 6 नंबर का इसका एड्रेस, ये आपके पास एक टेबल होता है डायरेक्टरीज का, ये भी अभी मैं आपको कौन, उसके अंदर आपका एड्रेस स्टोर होगा कि भाई F1 फाइल जो है, या इसका समझ लें इसके अंदर एक नाम की प्लेस होती है और इसकी लोकेशन होती है, वहाँ आप कर देंगे 6 कि 6 नंबर ब्लॉक में पहला या 0 जो फाइल का ब्लॉक है वो स्टोर है, जब 6 नंबर पे आएंगे तो वो आपके पास 13 नंबर पे ले जाएगा, जब 13 पे आएंगे तो वो आपको n-4 पे ले जाएगा, जब n-4 पे आएंगे वो आपको बताएगा मज़ीद कोई ब्लॉक नहीं है इस फाइल का। ये तरीका है, मतलब कि आप इस टेबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और इस टेबल को आप उठा के रैम में ले आते हैं। पहले क्या इशू आ रहा था कि अगर मैंने F1 से या अगर इस ब्लॉक से जो 0 ब्लॉक है इससे नेक्स्ट ब्लॉक को एक्सेस करना है, तो पहले मुझे 0 ब्लॉक को रैम में लेके आना है, पूरे ब्लॉक को 512 बाइट्स को, फिर वहाँ से मुझे जो नेक्स्ट एड्रेस बनेगा उसको मैं उठा के लेके आऊँगा रैम में, फिर उसके बाद वहाँ से जो नेक्स्ट एड्रेस बनेगा उस ब्लॉक को रैम में उठा के लेके आऊँगा, तो मुझे डाटा की मूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो आपको पता है कि डाटा मूवमेंट जो है ना रैम टू हार्ड डिस्क इतनी फास्ट नहीं है। अब मैंने क्या किया है कि ये एक टेबल बनाया है और इस टेबल को उठा के मैंने रैम के अंदर लोड कर लिया है। अब जिस टाइम पे मैं रैम में कहता हूँ कि भाई मुझे F1 एक्सेस करनी है या ओपन करनी है, तो रैम क्या करती है, डायरेक्टरीज वाले फोल्डर में देखती है कि F1 का कौन सा, अगर मैं इसे कहता हूँ F1 की मैंने 528 नंबर वाला बाइट जो है ना उसको ओपन करना है, तो अब वो क्या करेगा कि इस 528 को डिवाइड करेगा 512 से, क्योंकि आपको पता है कि हर ब्लॉक का साइज़ कितना है 512, तो अब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो इसका मतलब है कि ये जो फुल नंबर आ गया आपके पास, इसे आप फ्लोर कर देते होते हैं, ये पॉइंट वाला जो कुछ भी होता है इसको डिस्कार्ड कर देते हैं दूसरे अल्फाज में, तो ये जो आपके पास इंटीजर बच जाता है, तो इसका मतलब है कि इस ब्लॉक के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर आपने कहा कि F1 का मुझे 528 नंबर वाला बाइट जो है ना वो चाहिए, तो अब रैम क्या करेगी, रैम सबसे पहले आएगी कि भाई F1 मेरा है कहाँ पे 6 पे, अब 6 पे तो उसे पता है कि ये 0 नंबर वाला ब्लॉक है, तो 1 वाला ब्लॉक कहाँ पे है, तो वो 6 नंबर टेबल के अंदर फैट के 6 नंबर एंट्री को देखेगी कि अच्छा ये मेरी पहले ब्लॉक की एंट्री है और ये कहाँ पे है 13 पे, तो वो 13 नंबर पे जाएगी, और वहाँ पे जो भी एड्रेस आपको लिखा हुआ मिल गया या जो भी डाटा का एड्रेस या ब्लॉक का एड्रेस आपके पास लिखा हुआ होगा उसको उठाएगी, और वहाँ से डाटा उठा के या इस 13 नंबर ब्लॉक को उठा के आप रैम में लोड करेंगे, और इसके अंदर से जो भी आपको बाइट चाहिए वो बाइट आप एक्सेस कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी डाटा की मूवमेंट कम से कम हो गई है, क्योंकि अब आपने फैट टेबल की वजह से
आपने जस्ट एंट्रीज में लुकअप करना है। तो रैम के अंदर एंट्रीज को देखना वो कदरे आसान है एज़ कम्पेयर टू कि आप पहले डाटा पूरा मूव करें और फिर उसके अंदर देखें कि नेक्स्ट एंट्री कौन सी है। तो आप डायरेक्टली एंट्रीज़ का एक टेबल बना लेते हैं और उसके अंदर से सर्च कर लेते हैं कि अच्छा ये एंट्री हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अब इस केस में जो एक डिसएडवांटेज आपके पास आता है वो बजाते खुद फैट टेबल का साइज़ है कि फैट टेबल का साइज़ कितना होना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसमें एग्जैक्टली उतनी एंट्रीज होंगी जितने आपके डिस्क के ब्लॉक्स हैं। अगर आपकी 1 टेराबाइट की डिस्क है और आपने उसको 512 से डिवाइड किया तो जितने नंबर ऑफ एंट्रीज बनती हैं उतनी एंट्रीज इस टेबल में होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे आप साइज ऑफ एंट्री के साथ, तो आपके पास इस फैट टेबल का साइज आ जाएगा और ये काफ़ी बड़ा साइज होगा। आपको जो नज़र आएगा कि यार ये काफ़ी बड़ा है। तो इस टेबल को बजाते खुद मेंटेन करना मेमोरी के अंदर जो है ना एक डिसएडवांटेज है। और वैसे ये फास्ट है, काफ़ी फास्ट है। और अभी भी आप अक्सर जब अपनी पार्टीशंस वगैरह करते हैं तो वहाँ पे आपको फैट 32 या फैट 16 या फैट 8 या इस तरह से कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। वो बेसिकली यही होता है कि आपका टेबल जो है उसके फॉर्मेटिंग के बारे में है कि भाई ये किस टाइप का टेबल होगा। अगर फैट 32 है तो इसका मतलब है कि उसमें जो साइज ऑफ एंट्री है वो 32 बिट का है। ठीक है, और अगर आप इसको नंबर ऑफ एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ख़ास लिमिट आ जाती है कि उस लिमिट से ज़्यादा की अगर डाटा आपने स्टोर करना है तो वो आप इस टाइप की पार्टीशंस में या इस टाइप की यूएसबी के अंदर उसको स्टोर भी नहीं कर सकते। वो आपको एरर दे देगा कि ये जो करंट आपकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है इसके मुताबिक मैं इतना डाटा इस फाइल सिस्टम के मुताबिक इसमें स्टोर ही नहीं करवा सकता। तो ये तो हो गया फैट के बारे में। अब इसका ये जो साइज़ वाला इशू था इसको ख़त्म करने के लिए आपके पास जो नेक्स्ट आ गई है टेक्निक उसे आप कहते हैं इंडेक्स एलोकेशन। और ये आपकी आजकल भी यूज़ हो रही है इंडेक्स एलोकेशन जो है। और ये काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी फास्ट भी है और इसमें आपका साइज़ वाला मसला भी हल हो जाता है। अच्छा, इंडेक्स एलोकेशन के अंदर होता क्या है? अभी आप बजाय इसके कि एक पूरी डिस्क का टेबल मेंटेन करें, आप क्या करते हैं, आप हर फाइल का एक टेबल मेंटेन करते हैं। जिस तरह से आपने पेज टेबल एक चीज़ पढ़ी थी मेमोरी मैनेजमेंट में कि जितने भी पेजेस थे उनकी एंट्रीज़ के लिए आप एक पेज टेबल बना लेते थे, सेम इसी तरह फाइल के जितने भी ब्लॉक्स हैं 01 to 3 ब्लॉक्स हैं अगर किसी फाइल के, तो आप एग्जैक्टली 3 एंट्रीज इसमें बना देते हैं। जिसमें पहली एंट्री 0 नंबर ब्लॉक को शो करेगी, दूसरी एंट्री 1 नंबर को, तीसरी 2 नंबर को, और उसके बाद मज़ीद जो मेटा डाटा वगैरह है इसका वो सारे का सारा इसमें स्टोर हुआ हुआ होगा। मतलब इसकी लोकेशन, इसका नाम, इसका साइज़, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर हुई हुई होगी। तो आप क्या करते हैं, ये एक पेज टेबल पूरे का पूरा मेंटेन करते हैं। सॉरी, फाइल टेबल जिसको कहते हैं। ये फाइल टेबल है F1 का। मतलब जितनी भी फाइल्स होंगी, थाउजेंड्स हैं, मिलियन ऑफ फाइल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, मिलियंस ऑफ फाइल टेबल आपके पास मेंटेन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो भी टेबल आप बनाते हैं उसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये आपके पास हार्ड डिस्क के अंदर आपने इसको मेंटेन किया हुआ होता है। जितनी भी आपके पास फाइल्स हैं उन सब के से रिलेटेड आपके पास जो टेबल है वो आपने हार्ड डिस्क में मेंटेन किया हुआ होता है। और हार्ड डिस्क में वो ब्लॉक्स जिनके अंदर ये टेबल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इन ब्लॉक्स का नाम है और उसे आई नोड कहते हैं। आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, मतलब इंडेक्स नोड उसको कहते हैं। या जिस ब्लॉक के अंदर भी ये टेबल की इंफॉर्मेशन है उसको आप कहते हैं कि ये इंडेक्स ब्लॉक है या इंडेक्स नोड है। तो अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो हार्ड डिस्क के अंदर आपने इन फाइल्स को स्टोर करवाया हुआ है, तो हर एक फाइल से रिलेटेड आप सपोज किया कि ये आपके पास F1-0 था, F1-1 था, F1-2 था, F2-0 था, F2-1 था, F3-0 था, F3-1 था, F3-2 था। मतलब ये डिफरेंट आपके सामने मैंने इसमें स्टोर कर दिए हैं। तो अब F1 से रिलेटेड जितनी भी टेबल की इंफॉर्मेशन होगी वो जिस ब्लॉक में स्टोर होगी, तो ये क्या होगा, आई नोड
आई नोड F1 का। यहाँ पे अगर मैं F2 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ तो इस टेबल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखूँगा, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये आई नोड क्या है F2 का। इसी तरह ये F3 का यहाँ पे कोई बन जाएगा, किसी और जगह पे कोई F4 का बन जाएगा। तो ये डिफरेंट आई नोड्स आपके बन जाते हैं। और ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, सेम लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर आप अपनी कॉन्सेप्ट्स की लाइब्रेरी में चले जाएँ, आपको मैं कह देता हूँ कि यार आपने सपोज़ किया कि ये फ़ाइल एलोकेशंस के बारे में ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे किसी बुक से निकाल के देनी है, तो आप जाएंगे लाइब्रेरियन से पूछेंगे कि यार ये बताएं कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक कहाँ पे पड़ी हुई है। तो लाइब्रेरियन आपको क्या कह देगा कि भाई रैक नंबर फ़लाँ के अंदर जो है ना, रैक नंबर 1 में आप चले जाएं, उसकी थर्ड शेल्फ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक मिल जाएगी। आप वहाँ पे आते हैं, वहाँ बुक पड़ी होती है, आप बुक को उठाते हैं और बुक के आप क्या करते हैं, इंडेक्स को सर्च करते हैं, इंडेक्स को उठा के देखते हैं कि यार अच्छा ये जो इन्फॉर्मेशन फ़ाइल वाली है ये कौन से चैप्टर में है या किस पेज के ऊपर है, और फिर आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच है और इसी अप्रोच को इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है। पहले आप क्या करते थे कि हमेशा 0 नंबर वाले ब्लॉक का एड्रेस मेंटेन करते होते थे कि जितनी भी आपके पास एलोकेशन टेक्निक्स थी, कंटिगुअस में भी और नॉन कंटिगुअस में भी, और फिर इस 0 से 1 को एक्सेस करते थे, 1 से 2 को एक्सेस करते थे, और 2 से 3 को, मतलब हर एक ब्लॉक में नेक्स्ट ब्लॉक की इन्फॉर्मेशन होती थी। लेकिन अब इस केस में क्या है कि आपने ये जो आई नोड बना दिए हैं, जो टेबल बना दिए हैं हर एक ब्लॉक के लिए, उस या हर एक फाइल के लिए जो एक टेबल बना दी है, अब उसका एड्रेस आप क्या करते हैं, डायरेक्टरी वाले फोल्ड जो आपका टेबल होता है उसमें स्टोर कर लेते हैं। ये डायरेक्टरीज वाला आपका एक टेबल होता है, और इस डायरेक्टरीज वाले टेबल में आप एंट्री कर देते हैं कि अच्छा F1 फाइल का जो आई नोड है वो एड्रेस नंबर फलां 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 पे पड़ा हुआ है। अब जिस टाइम पे कोई प्रोसेस या कोई यूज़र आपका कहता है कि F1 फाइल को ओपन करें, तो वो डायरेक्टरीज वाले फोल्डर में आके देखता है ऐसा इसका टेबल यहाँ पे पड़ा है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ से अगर उसे एक नंबर पेज एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे चला जाएगा कि अच्छा इस पेज का एड्रेस कहाँ पे है, और उस पेज के ऊपर वो जाके आपको उस पेज को लोड करेगा मेमोरी में और आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर लेंगे। तो ये सेम वही स्टोरी है कि ये डायरेक्टरीज जो है ना एक्चुअल में आपके लाइब्रेरियन वाला काम कर रही हैं, और ये जो टेबल है आपके पास ये आपका इंडेक्स पेज वाला काम कर रहा है, और ये जो पेज है आपके पास ये एक्चुअल ब्लॉक वाला काम कर रहा है जिसमें आपका डाटा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है ना इंडेक्स एलोकेशन के थ्रू डाटा को बड़ा क्विकली एक्सेस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि यार ये थाउजेंड्स ऑफ फाइल टेबल हैं अगर मेरे पास, तो क्या इन सब को रैम के अंदर मैंने लोड करना है? तो फिर तो ये वही फाइल एलोकेशन टेबल से भी बड़ा साइज ले लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप जिस भी फाइल को ओपन करते हैं उसका इंडेक्स टेबल उठा के आप रैम में लोड कर लेते हैं, फिर उसकी जो बिट चाहिए होती है उसका कोरस्पॉन्डिंग पेज वहाँ से उसका एड्रेस उठाते हैं और उसको लोड करके एक्सेस कर लेते हैं। तो अगर आपने एक टाइम पे 5, 10, 20, 50 फाइलें ही ओपन करनी है तो आपको 5, 10, 20, 50 ही टेबल्स की एंट्रियाँ उठा के लोड करनी पड़ती हैं, तो वो कोई इतना बड़ा साइज़ नहीं बनता जितना फैट का बनता है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी काफ़ी सारी कि किस तरह से हम इनको एक्सेस कर रहे होते हैं फाइल्स को। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।